और बात कर लेते हैं मिशन ग्रेटर इजराइल को लेकर के। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में एक सटीक और योजनाबद्ध हवाई हमला किया, जिसका निशाना बने हूती विद्रोही। बताया जा रहा है कि एक ही झटके में हूती संगठन के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व समेत सैन्य कमांडरों की मौत हो गई है। आईडीएफ के हमले में हूती प्रधानमंत्री गालिब अल रहवी के मारे जाने की खबर है। ये रिपोर्ट देखिए। यमन पर इजराइल का हमला, अटैक से हूतियों का गढ़ दहला। सना में आईडीएफ का प्रहार, यमन में मचा हाहाकार। झटके में खत्म हुई हूतियों की फाइल, नेतन्याहू का मिशन ग्रेटर इजराइल। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में अब तक का सबसे जोरदार हमला किया है। हमला इतना सटीक था कि एक ही बार में हूती विद्रोहियों को हिलाकर रख दिया। इजरायली हमले में हूती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ की मौत का दावा किया जा रहा है। यमन ने इजराइल का यह रूप अब तक नहीं देखा था। एक ही बार में आईडीएफ ने हूती विद्रोहियों का ऐसा हश्र किया जिसने ईरान की परेशानी बढ़ा दी है। इजराइल ने 15 मिनट के अंदर यमन पर 30 बार एयर स्ट्राइक की। यमन में हूतियों के प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर हमला किया गया। जिस वक्त यह हमला हुआ, हूतियों की बड़ी मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में हूती प्रधानमंत्री गालिब अल रहवी, मोहम्मद नासिर अल अतीफी और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी मौजूद थे। उसी वक्त इजराइल की ओर से दागी गई मिसाइल ने उन्हें अपना निशाना बनाया। आईडीएफ के हमले में हूतियों के तीनों टॉप लीडर की मौत की आशंका जताई जा रही है। यमन पर हमले के जरिए नेतन्याहू ईरान को संदेश देना चाहते हैं। इजराइल खामनेई को बताना चाहता है कि जो हश्र हूतियों का हो रहा है वही हश्र तेहरान का होगा। हूतियों पर हमले के जरिए इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है। इजराइल और यमन के बीच की दूरी तकरीबन 2000 किलोमीटर है। इजराइल ने यमन पर F-15 से हमला किया है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने 15 मिनट में 30 बार यमन पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि मोसाद को पहले से पता था कि रक्षा मंत्री समेत 10 हूती मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अपने नेता को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी आईडीएफ ने उन्हें अपना निशाना बनाया। यमन पर एयर स्ट्राइक के लिए इजराइल ने F-15 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। F-15 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। यह अपने साथ 8000 किलो बम लेकर उड़ान भर सकता है। एक उड़ान के दौरान इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। साथ ही उड़ान के दौरान इसमें रिफ्यूलिंग की भी क्षमता है। यही वजह है कि इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर से यमन पर हमले के लिए F-15 को चुना। इजराइल और यमन के हूतियों के बीच टकराव अक्टूबर 2023 से चल रहा है। इजरायली आर्मी के गाजा पे हमले के बाद हूतियों ने भी फलस्तीनियों के समर्थन में इजराइल को निशाना बनाया। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर हमले किए। ऐसे में अगर गालिब अल रहवी की मौत की पुष्टि होती है तो ये हूतियों के लिए एक बड़ा झटका होगा, जो लंबे समय से मिडिल ईस्ट में ईरान की शय पर इजराइल से लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार धीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज कुमार गुप्ता जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जी डीके गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही जी। देखिए, एक बार फिर से जो मिडिल ईस्ट में जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ था युद्ध, वो अब पलट चुका है। वो अब इजराइल के साथ दूसरे देशों से जुड़ गया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अब ये प्रहार हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये इस युद्ध को किसी निर्णायक भूमिका की तरफ ले जाएंगे, या जो एक भविष्यवाणी है कि 2025 में तृतीय विश्व युद्ध होकर ही रहेगा, ये उसकी तरफ इशारा है? देखिए, जो ईरान और इजराइल का युद्ध था, वैसे सोशल मीडिया जो रील्स बोलते हैं जिसको, वो दुनिया के 80% भारत, पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों में देखे जाते हैं। तो वहां पे रील्स पे तो ईरान जीत जा रहा है, लेकिन फैक्ट क्या था कि एक प्रिसाइज स्ट्राइक करके इजराइल ईरान के पहली बार अटैक किया, उसका अमेरिका अटैक किया, फिर तीसरी बार उसने अटैक किया न्यूक्लियर पे। तो जो वहां पे ईरान के साथ उसने जो एक निर्णायक विजय हासिल की, उसके बाद ईरान अंदर से अंदर बौखलाया हुआ है। अब देखिए, उसको जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंट है, जो हमास है, हिजबुल्लाह है
और हुती है। तो हमास तो अपने घुटने पर आ गया है। ये तो प्रॉक्सी है ना सर, जो है डीके गुप्ता जी, ये तो प्रॉक्सी है ना उसके। हाँ, इनके प्रॉक्सी है। तो वो जो हमास घुटने पे आ गया, और हिजबुल्लाह के लिए परसों ही लेबनान ने एक उनके कैबिनेट ने पास किया कि हम इसको डिसआर्म करेंगे जी। और हुतीज जो है, चूंकि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट यमन को जरा सा कब्जा कर रखा है, तो उनके पास एक शासन व्यवस्था भी है जहां से टैक्स वगैरह भी सब लेते हैं, प्लस विदेशी ईरान के भी सहायता मिलती है। तो अब एक मेन टारगेट है, जब भी अमेरिका से भी अभी हुतियों का चल रहा था रेड सी में, तो अमेरिका ने भी उनको काफी मारपीट लगाई थी और उसके बाद जो उन्होंने समझौता किया था। तो अभी इजराइल का एक टारगेट है कि तीसरा जो प्रॉक्सीज है, हम हुती जो है, उनको डाउन किया जाए। इजराइल का देखिए, इजराइल जो अभी 2-3 दिन पहले से बोल रहा था, वो एक, मुझे जहां तक लगता है कि ईस्टर्न पावर्स हैं, जो एक वेस्टर्न पावर, इंटरस्ट पावर, वो जरा सा इजराइल को उकसा रहे थे, ताकि जो है इजराइल भी अगर अमेरिका को उकसाता है तो इधर से उसका ध्यान हटेगा, जो रसिया और यूक्रेन पे लगा हुआ उसका ध्यान हटेगा। तो अभी मैं समझ पा रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में जो है एक दो वाफो की स्थिति बनी हुई है, वो ऐसी है नहीं। वहां पे इजराइल बहुत स्टेबल है। अमेरिका अपनी नीति के अनुसार वहां पे व्यवस्था वो और इनका जो एक्सिस बना हुआ है इजराइल के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। और ईरान चूंकि अपनी पब्लिक को बताना है, इसलिए वो बार बार बोल रहा है कि हम अमेरिका से डरे नहीं, जैसे पाकिस्तान भारत के लिए बोल रहा है जी। तो फैक्ट पीछे कुछ और है। और मिडिल ईस्ट में जो घटना अभी चल रही है, वो घटना बिल्कुल कंट्रोल्ड में है अमेरिका और इजराइल की। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से यमन की राजधानी सना पर एकदम सटीक हमला किया गया, उससे तो इजराइल की एक तरीके से देख सकते हैं कि इजराइल ने अपने शक्ति प्रदर्शन किया है और कहा है कि अगर आवाज उठाई जाएगी तो खामोश भी कर दिया जाएगा। देखिए, इजराइल का क्या है ना, इजराइल और जो दूसरे देश हैं, इजराइल एक बहुत ही काफी मैच्योर्ड कंट्री है। वो दुनिया के न्यूज में क्या चल रहा है, फ्रांस क्या बोल रहा है और रसिया क्या बोल रहा है, उसे नहीं, उसका एक जो टारगेट है वो फिक्स है। और जो उसकी जो मोसाद जो इंटेलिजेंस उसको देती है, वो अटैक करता है वहां पे, भले ही शांति का माहौल चल रहा हो, लेकिन अगर उसके दुश्मनों को, क्योंकि एक टारगेट है, इजराइल का कहना है कि जो हमारे खिलाफ अटैक करेगा उस पर अटैक करेंगे, लेकिन जो प्लान कर रहा है उस पर ही अटैक करेंगे। इनका स्लोगन है आईडीएफ का। तो प्लान करने वालों पे भी वो अटैक करते हैं, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। अगर वो तीनों जो प्रॉक्सी प्लस ईरान या जो भी उनके खिलाफ जैसे ही मौका पाते हैं, उनको जैसे इंटेलिजेंस पता चला कि ये 4-5 मंत्री जो है वहां पे इकट्ठा होके एड्रेस करेंगे, उन्होंने अटैक कर दिया। 15 मिनट के अंदर उन्होंने 30 अटैक कर दिए OF-15 से। तो ये एक मैं ईरान का जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो माहौल नहीं देखता, टाइम नहीं देखता। जब उसके प्रॉक्सी जो उसके दुश्मन है, अगर वो टारगेट में आ गए और लॉक हो गए, तो उनको खत्म कर देता है, जैसा मैं समझ पा रहा हूं। जी बिल्कुल। लेकिन हुती विद्रोही जो है वो निशाना बनाए जा रहे हैं लगातार। हुती विद्रोहियों के सहारे ईरान इजराइल से टक्कर ले पाएगा? नहीं, देखिए, मैं अभी पहले बताया कि जो इनके एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है वो ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। हमास डाउन हो चुका है, हिजबुल्लाह हो चुका है, लेकिन चूंकि लेबनान ने सपोर्ट नहीं किया है हिजबुल्लाह का इधर पे 1-2 महीने के अंदर। लेकिन यमन में क्या है कि यमन में इन्होंने नॉर्थ वेस्ट यमन को कब्जा कर रखा और वहां पे एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, तो इनके पास एक रेवेन्यू सोर्स भी है। तो ये जरा सा लड़ने की पोजीशन में रहते हैं, और ईरान चूंकि डायरेक्टली नहीं लड़ सकता, इसलिए इनको कुछ सपोर्ट करता रहता है। और देखिए, जो हुतीज का जो स्लोगन है वो क्लियर है, अल्लाह अकबर, गॉड इज द ग्रेटेस्ट, डेथ टू अमेरिका, मतलब अमेरिका की मौत, इजराइल की मौत, और उसके बाद जितने भी जीव और विजय है। तो वो जो है उस प्रभाव से और इस स्लोगन से वो जो है हमेशा इजराइल को अपना नंबर 1 दुश्मन समझते हैं, अमेरिका को एक नंबर 1 दुश्मन समझते हैं। और इसलिए हुतीज का जो है, इसमें कोई, मैं समझ पा रहा हूं कि कोई विजय नहीं है या कोई है, बस एक आतंकवादी संगठन है जो कि रेड सी और अदन की खाड़ी को डिस्टर्ब किए हुए है। इजराइल के भी कई शिप्स को उन्होंने मार गिराया इधर 2-4-6 महीने के अंदर। तो अब इजराइल एक मौका ढूंढ रहा है कि हम कैसे बैकफुट पे लाएं। और बिल्कुल एक और सवाल यहाँ आता है ना कि क्या ईरान वास्तव में सिर्फ विद्रोही गुटों के सहारे ही इजराइल पर दबाव बनाना चाहता है? नहीं, वैसा नहीं है। इजराइल के जो प्रॉक्सीज हैं वो ठीक है, ईरान के ये सवाल इसलिए वाजिब है, देखिए डीके गुप्ता जी, ये सवाल इसलिए वाजिब है
क्योंकि हम और आप लगातार देख रहे हैं, पहले लेबनान में, फिर लाल सागर में हूती विद्रोही, फिर लगातार ये अमेरिकी युद्धपोतों पे भी हमला करते हुए नजर आए, इजराइल पे हमला करते हुए नजर आए, और ईरान ने इनको बैक ऑफ द कर्टेन जाके सपोर्ट किया। ईरान पर्दे के पीछे से लड़ा, खुल के अब आ रहा है सामने, क्योंकि जब इसकी प्रॉक्सीज जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब खबर आ रही है हूती प्रधानमंत्री गालिब अल रहीवी भी मारा गया, तो अब उनके पास रह क्या गया? अब तो ईरान को मैदान में आना पड़ेगा सीधा। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान कभी भी मैदान में नहीं आएगा। पिछली बार भी ईरान मैदान में नहीं आया था, क्योंकि ईरान को जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी औकात पता है, और जो भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, उनको ईरान की ताकत भले ही हो, चाहे मीडिया में चाहे जो भी जाए, उनके पास बहुत सारी मिसाइल है, क्या है, लेकिन वो इजराइल और अमेरिकन एक्सिस के सामने नहीं लड़ सकते। चूंकि नहीं लड़ सकते डायरेक्टली, जैसे पाकिस्तान भारत में प्रॉक्सी वार किए रहता है, वो भी एक प्रॉक्सी वार किया रहता है, लेकिन अब वो कमजोर इसलिए पड़ गया है क्योंकि अब उसके हिजबुल्लाह और हमास अब जो है बिल्कुल घुटने पर आ चुके हैं। अब हुतीज में कुछ दम बचा हुआ है जिनके थ्रू वो करना चाह रहा है, लेकिन अगर कहीं भी पता चलेगा इजराइल को, मैं आज भी आपके टीवी चैनल बोल रहा हूं कि इजराइल को जरा सा भी पता चलेगा कि उसके दुश्मन अगर ईरान में भी घुसे हुए हैं, अगर उनको प्रॉपर इंटेलिजेंस मिल जाएगी, सर इजराइल को भी तो अमेरिका और पश्चिम देशों का समर्थन मिल रहा है ना, तो आपको क्या लगता है कि इजराइल को अमेरिका और पश्चिम देशों का समर्थन मिलने से कितना मजबूत होगा इजराइल? क्योंकि ईरान कम नहीं है, देखिए ईरान के साथ बहुत बड़ी ताकत है। जी जी जी, नहीं, ईरान के साथ ताकत में और जो इजराइल के साथ ताकत में गौरव जी है, उसमें एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। ईरान के साथ जो ताकतें हैं वो कभी भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं करती हैं, वो मनोवैज्ञानिक समर्थन करेंगे, जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंटेलिजेंस सपोर्ट कर सकते हैं, हथियार शायद कुछ दे देंगे, लेकिन वो नहीं करें। लेकिन इजराइल के साथ एक बेसिक पॉइंट क्या है कि उसके साथ अमेरिका, बिल्कुल उसके साथ अमेरिका, लेकिन रूस और चीन के दम पर कितना समर्थन वो दे देंगे ईरान को? कितना समर्थन? हमें वही कह रहा था कि ईरान को जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट छोटा मोटा दे सकते हैं, लेकिन ईरान के इजराइल के साथ अमेरिका लड़ने के लिए भी आ जाता है। और अब ये देखिए, अभी ये घटना हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ इधर सऊदी अरबिया और ब्रिटेन की एयरफोर्स और जो शिप्स है वो इजराइल की सिक्योरिटी में लग गई होंगी, तो वो डायरेक्टली जो है इजराइल के साथ आते हैं। ईरान को केवल आश्वासन दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है ईरान और इजराइल को जो आउटर वर्ल्ड सपोर्ट है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक सवाल यहाँ ये आता है कि मध्य पूर्व में जिस तरीके से अशांति है, अगर उसको व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गैस और तेल के दामों पर किस तरीके से असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, अगर मैं मध्य पूर्व के अगर पूरे जो हम अगर तेल भंडार को देखें तो रसिया और अमेरिका के तेल भंडार का वो 20% भी नहीं है पूरे मध्य मिडिल ईस्ट में। और वहां पे ये है कि उनकी इकोनॉमी इससे चलती है, और वहां पे हुदी जो है वहां पे डिस्टर्ब करते रहते हैं रूट को, लेकिन इनके घटनाओं के वजह से बहुत सारे देश जो हैं अपने अल्टरनेट रूट भी खोज लिए। जैसे भारत अभी रसिया से तेल लेता है, यूरोपियन कंट्रीज अभी 25 to 30% जो है रसिया से अपना लेता है, जापान, चाइना भी ईरान का कस्टमर होने के साथ साथ द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ रसिया है। तो चूंकि वहां पे एक अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, और अनिश्चितता की बनी रहती है, इसलिए जो विश्व के अन्य देश हैं वो अपना अल्टरनेट रूट अपनाते हैं। दूसरी बात, वहां जो मिडिल ईस्ट में और भी कंट्री जैसे यूएई है, कतर है और बहरीन है, ऐसे जो डेवलपमेंट प्रो कंट्री है, वो धीरे धीरे अब बिल्कुल डेवलपमेंट की तरफ आ गई हैं, और किसी भी ऐसे विवाद में और मुद्दे में नहीं फंसते हैं। तो वहां पे एक दो तरह की इकोनॉमी हो गई है, एक जो डेवलपमेंट प्रो हो गया, जो सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, और दूसरी तरफ वो हो गया जैसे कि ईरान है, यमन है, और ऐसे कंट्री है जो कि अभी भी अपने प्रॉक्सीज इनकी वजह से डेली वो कहीं न कहीं विश्व के इजराइल के और अन्य देशों से, चाहे वो आर्थिक तौर पे या सैन्य तौर पे, वो उन पर अटैक होता रहता है। तो बिल्कुल वो दो तरह की इकोनॉमी है, लेकिन इकोनॉमी मिडिल ईस्ट की जो पिछले 20-25 साल से देख रहा हूँ, वो एक वापो की स्थिति में है, और वो उभर नहीं पा रही है, और उसको केवल अभी भापा है यूएई, सऊदी अरबिया, यमन, बहरीन वगैरह देशों ने और कतर जैसे देशों ने, जब आगे भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अब भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है, भारत को इजराइल से भी रिश्ते बना के रखने और ईरान से भी रिश्ते बना के रखने हैं। अब इस वॉर में उन दोनों के साथ अच्छे रिश्ते कैसे संतुलन में आएंगे, कैसे संभव है? या तो वो इजराइल के साथ समर्थन बोलते हैं तो ईरान के बुरे बनते हैं, और ईरान के साथ बोलते हैं तो इजराइल के बुरे बनते हैं। भारत की विदेश कूटनीति क्या होनी चाहिए? देखिए गौरव जी, अगर आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो जैसे ही हमास पे अटैक किया था इजराइल ने जी, तो भारत पहला देश था जिसने जो इजराइल के सपोर्ट में आया था।
और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, और सामरिक दृष्टि से अगर देखें तो भारत को इजराइल का सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत के सपोर्ट में एक भाई की तरह आता है। नहीं, भारत ईरान सर माफी के साथ आपको मैं रोकूंगा। अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है भारत का, जब भारत फंसा है ऐसी कहीं भी जगह पर, तो भारत ने नैतिकता का समर्थन किया है, नैतिकता के आधार पर समर्थन किया है। आपको भी याद होगा जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था, तो हमारा वही देश जिसने फिलिस्तीन को मदद पहुंचाने के लिए यहां से हजारों टन दवाइयां और हजारों टन खाद्य सामग्री फिलिस्तीन को भेजी थी। तो ऐसे में इजराइल को बुरा मान जाना चाहिए था, लेकिन जब इजराइल के साथ वो घटनाक्रम आया तो उसने नैतिकता की बात करते हुए, वैसे हमने रूस और यूक्रेन में देखा, जब यूक्रेन ने बात कही कि भाई भारत रूस का समर्थन क्यों कर रहा है, रूस ने जब कहा भारत से कि भारत यूक्रेन का समर्थन क्यों कर रहा है, तो भारत ने तब भी नैतिकता की बात कही कि मानव हित में नैतिकता के आधार पर मदद की जा रही है। तो क्या यहां भी नैतिकता का पाठ भारत पढ़ाएगा, नैतिकता की कूटनीति पर चलेगा? नहीं, मैं भारत को एक दूसरे नजरिए से देखता हूं, और चूंकि भारत की जो डिप्लोमेसी है वो ठीक है कि वो शांति का पक्षधर है और नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं भारत को जो ग्लोबल साउथ के लीडर बन के उभरा है, जो साउथ ईस्ट एशिया में उसकी पोजीशन है, मैं हमेशा चाहूंगा कि भारत अपना किसी भी युद्ध क्षेत्र में या कहीं भी ऐसी घटना होती है तो अपना एक मजबूत पक्ष रखे, उसकी एक सामरिक स्थिति मजबूत होती है। इस केस में अगर जहां पे ईरान इजराइल अगर ऐसी घटना होती तो मैं चाहूंगा कि वो जो इजराइल खुले तौर पे भारत पाकिस्तान के युद्ध में सपोर्ट किया भारत को और हर समय करता है, चाहे इंटेलिजेंस से, चाहे लॉजिस्टिक्स से, चाहे हथियार से, तो भारत को इस पाथ को अपनाते हुए कि हम लोग जो है आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है, आतंकवाद जो जीरो टॉलरेंस नीति है, इजराइल का समर्थन करना चाहिए। इस हूती आंदोलन जो अटैक हुआ उसमें भी भारत को इजराइल का समर्थन करना चाहिए, मेरा मानना है। सर, हूतियों पर अटैक हुआ है, एक सवाल जहन में आ रहा है कि क्या अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो खतरा लाल सागर में हूती विद्रोहियों की वजह से पनप रहा था, क्या वो खतरा अब खत्म हो गया है? क्योंकि हूती विद्रोहियों का तो प्रधानमंत्री मारा गया, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो प्रभावित हो रहा था लाल सागर की वजह से, क्योंकि लाल सागर पर कब्जा करे बैठे हूती विद्रोही, तो क्या अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार आसान हो जाएगा या फिर वो रास्ते खुल जाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनकी एक बैकअप लीडरशिप रहती है। अभी अगर जैसे खबर मिल रही है कि 2-3 इनके प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री मारे गए, उसके बावजूद भी एक लाइन में होगा। इनके अंदर भी बहुत अंतरकलह होते हैं कि ये मर जाए तो मैं बन जाऊं। मैं बता दूं आपको, जो कि उनके अंदर कट थ्रोट कंपटीशन है, तो ये आएंगे। और चूंकि वो जो स्ट्रेच जो है ना 34-35 किलोमीटर का है, तो उसमें टारगेट करना किसी शिप को बहुत ईजी होता है। और शिप का जो बैलेंसिंग बर्नौली थ्योरम से चलता है ना, वो बहुत ही इजी, अगर जरा सा भी उसको बाहर अटैक, अगर आउटर फोर्स मिल गया तो डूब जाती हैं वो। तो वो ये करते रहेंगे, क्योंकि वही इनका एक जो रेड लाइन है जिसकी वजह से डराते हैं दुनिया को, तो वो चलते रहेंगे। हाँ, लेकिन अब वहां पे विश्व समुदाय को, जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, रसिया हो गया, चाइना, विश्व के वहां व्यापार चलने के लिए इनको मिलके आके हाउदीज का और ईरान के साथ बात के उसको करना चाहिए कि एक, चूंकि ये पूरे दुनिया के रिसोर्सेज हैं, जो समंदर है, तो यहाँ पे ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि गुटबाजी होती है, इसलिए वहां पे चीज पनपती रहेगी कि अच्छा अमेरिका की जहाज आ रही इसको मारो, इजराइल की जहाज आ रही इसको मारो, अगर भारत से संबंध नहीं तो उसके जहाज को टारगेट करो। ये सब चीजें चलती रहेंगी, ये मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डीके गुप्ता जी, आप बड़ी खूबसूरती के साथ और विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक देते हैं। न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हूतियों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब इजराइल हूती विद्रोहियों पर कहर बनकर टूट रहा है। फिलहाल के लिए मिशन ग्रेटर इजराइल कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज इंडिया। नमस्कार।